हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप एवरीथिंग इज फाइन. So in last video session on this disaster management MCQ series, we had discussed about the first 20 questions. So let's begin with 21st question, and we will complete up to the 40 question in this MCQ series. So here 21st question is that the disaster management activities may be conducted. Okay, so before disaster, after disaster, during disaster. So आंसर शुड बी ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती है जो कि हम डिजास्टर के पहले करते, फोरकास्टिंग हो गई, कोई मिटिगेशन स्ट्रैटेजी है, कोई प्रिपेयर्डनेस स्ट्रैटेजी है, ये डिजास्टर के पहले होता है. आफ्टर डिजास्टर क्या होता है? रिस्पॉन्स एंड रिहेबिलिटेशन होता है. ड्यूरिंग डिजास्टर वी आर ऑल्सो गिविंग सम रिस्पॉन्स टू दैट पर्टिकुलर डिजास्टर. ओके, सो देर आर all these three phases involved in disaster management activities. Okay, so answer should be option number D, all of the above. क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे देखो दोस्तों. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर कवर्ड अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट? तो डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या क्या आता है? रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहेबिलिटेशन डेफिनेटली, मिटिगेशन ये भी आता है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स ये भी आता है. सो अगेन आंसर शुड बी ऑल ऑफ द अबव. ओके, 23rd क्वेश्चन. एलिमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट आर विच ऑफ द फॉलोइंग? ओके, तो इसमें से कौन से ऐसे एलिमेंट है जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट है? तो इसका भी आंसर है ऑल ऑफ द अबव. हजार्ड एनालिसिस हम करते, हजार्ड वर्नरेबिलिटी एनालिसिस करते, हजार्ड रिस्क एनालिसिस करते. ओके, तो हजार्ड मतलब क्या होता है? संभावित धोखे क्या है? सपोज कोई एक पर्टिकुलर एरिया है, सपोज जम्मू एंड कश्मीर ही ले लो. तो जम्मू एंड कश्मीर में ऐसे कौन से एरियाज है जिसको अलग अलग प्रकार के हजार्ड से धोखे है, ताकि वहाँ पे कोई संभावित मैनमेड या नेचुरल हजार्ड घटित हो सकता है, या वहाँ पे उसका ऑकरेंस पाया जाता है. तो उसका हजार्ड एनालिसिस हम कर सकते हैं. उसके लिए अलग अलग जीआईएस टूल्स यूज़ होते हैं, अलग अलग मैपिंग इक्विपमेंट्स होते हैं, वो यूज़ होते हैं. ओके, उसके बाद हजार्ड वल्नरेबिलिटी एनालिसिस. वल्नरेबिलिटी मतलब क्या होता है कि कोई सेक्शन सोसाइटी का या कोई ऐसा एरिया, वो कितना वल्नरेबल है, कितनी प्रोबेबिलिटी है, उसकी वल्नरेबिलिटी कितनी है. ओके, तो ये एनालिसिस करने का और एक तरीका होता है. उसके बाद रिस्क एनालिसिस हम करते हैं. तो इसके ये सारी चीज़ें डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंडर आती है. अगर आपने डिज़ास्टर मैनेजमेंट के जो हमारे थ्योरी सेशन हुए थे वो अगर नहीं देखे तो वो देख लो. उसमें मैंने ये वल्नरेबिलिटी क्या होती है, उसके अलग अलग प्रकार क्या होते हैं, वो पूरा डिस्कस किया है. ओके, रिस्क एनालिसिस के बारे में भी डिस्कस किया है. तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है. अगर आपने वो वीडियोज़ देखे नहीं तो एक बार आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 23 आंसर शुड बी डी, ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 24, हजार्ड एनालिसिस रेफर टू व्हाट? तो हजार्ड आइडेंटिफिकेशन भी उसमें आएगा, हजार्ड क्लासिफिकेशन भी आएगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ causes of hazard occurrence. So option should be D over here again. Okay, so all of the above is the correct answer. Then the next question over is question number 25. Which of the following is not an element of disaster management? Okay, so risk management, impact reduction, resource management and hazard analysis. Okay, तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, रिसोर्स मैनेजमेंट. ओके, सो रिसोर्स मैनेजमेंट ये ऐसी चीज़ है जो हम हर वक्त करते हैं ना. तो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ डिजास्टर मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है. जो डेली हमारे घर में जितने रिसोर्सेस है, जितने हमारे फैमिली में जितने मेंबर है, हमारे कंट्री में जितने रिसोर्सेस है, तो गवर्नमेंट का काम क्या होता है, या हमारे घर में जो हम सेविंग्स करते हैं या जो भी चीज़ें एक ऑप्टिमम तरीके से उसका यूटिलाइजेशन करने का प्रयास करते हैं. तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग? रिसोर्स को मैनेज कर रहे हैं, जो भी अवेलेबल रिसोर्स है उसको मैनेज कर रहे हैं. सो इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, बट रेस्ट ऑफ द थिंग्स दे आर द पार्ट ऑफ disaster management. Okay, so correct option over here should be option number C. Then question number 26, the susceptibility of a community or the state of its being easily affected or harmed by hazard is referred to as what? Okay, तो किसी भी कम्युनिटी की या किसी भी स्टेट की ससेप्टिबिलिटी मतलब उनकी एक एक क्या बोल सकते हैं हम, ससेप्टिबिलिटी, वारंवारता क्या है, कितने ससेप्टिबल है वो किसी हजार्ड के लिए, या कोई डिजास्टर आता है तो उससे वो कितने ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? तो उसे बोला जाता है वल्नरेबिलिटी. ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 27, डिजास्टर मिटिगेशन रेफर्स टू व्हाट? कंट्रोल हजार्ड, टू डाइवर्ट द डिजास्टर, टू मेक डिजास्टर लेस हार्मफुल एंड टू स्टॉप द ऑकरेंस ऑफ डिजास्टर. ये तो हम कर नहीं सकते, डिजास्टर को हम स्टॉप नहीं कर सकते ना. कोई एक्सीडेंट होता है, कोई डिजास्टर होता है, सो इट इज़ अ डिजास्टर, इज अ डिजास्टर.
We cannot stop the disaster, but we can minimize the intensity of the disaster. We can minimize the effect and hazards of the disaster. Okay, so the correct option over here should be option number C, to make disaster less harmful. Means what? To minimize its impact. Okay, so this is the correct answer. Then next question is that question number 28, disaster mitigation can be accomplished by which of the following measure? ओके, तो यहाँ पे देखो अलग अलग ऑप्शन आपके सामने है. एजुकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस, डेफिनेटली वी कैन डू दिस. देन कंस्ट्रक्शन ऑफ डिजास्टर रेजिलेंट बिल्डिंग, रिवर एम्बैंकमेंट एक्सेट्रा. ये रिवर एम्बैंकमेंट मतलब क्या होता है? लेवीज, जो हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, वही होता है. रिवर फ्रंट हम डेवलप करते हैं, रिवर का जो फ्लो है वो प्रॉपर चैनलाइज करते हैं, ताकि जब बाढ़ आए तो वो पानी उस लेविस को क्रॉस करके जो ह्यूमन सेटलमेंट है उसमें एंटर ना कर जाए. ओके, सो दैट इज नोन एज रिवर एम्बैंकमेंट. ओके, उसके बाद फोरकास्टिंग हजार्ड, तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो डिजास्टर मिटिगेशन स्ट्रैटेजी में आती है. सो ऑल ऑफ द अबो शुड बी द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. देन द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 29, डैम्स आर डिजाइन टू रिड्यूस फ्लडिंग बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स? ओके, or sorry, by which of the following consequences? So dam are designed to reduce flooding by what? So you have to choose the correct option over here. So the correct option over here is option number C, that is providing storage for flood water. Okay, सो जो भी फ्लड वाटर होता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर रिवर के चैनल में आ जाता है, तो उसको स्टोर करने के लिए हम डैम कंस्ट्रक्ट करते, और वो जो पानी होता है वो धीरे धीरे हम रिलीज करते, ताकि जो भी आगे हमारे गांव है या जो भी ह्यूमन सेटलमेंट है वो वहाँ पे फ्लडिंग ना हो, इसलिए. ओके, तो डैम का ये मेन पर्पज होता है. क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द कॉज बाय फ्लड? तो फ्लड की वजह से क्या हो सकता है? लैंडस्लाइड हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है. सीवेज कंटामिनेशन हो सकता है, ये भी हो सकता है. डिस्ट्रॉय हाउसेज एंड क्रॉप्स, डेफिनेटली. सो ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर. ओके, आपने उत्तराखंड में जब फ्लड आया था तब आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे या बहुत सारे ऐसे फुटेज देखे होंगे जहाँ पे पानी की जो तीव्रता है, उसकी बहाव जो होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि उसकी वजह से लैंडस्लाइड होती है, और लिटरली जो भी मकान होते हैं वो, जो एक कार्डबोर्ड का जो बंगला होता है ना, हम बचपन में खेलते थे देखो, पत्ते का घर, तो उसके जैसा वो डिस्ट्रॉय हो जाता है. ओके, सो उसके वजह से लैंडस्लाइड होते हैं, मतलब लैंडस्लाइड इज अ नॉर्मल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फ्लडिंग. ओके, देन सीवेज कंटामिनेशन, जो भी फिकस मटेरियल होता है एनिमल्स का, ह्यूमंस का, अगर उसको प्रॉपर हम ट्रीटमेंट कर नहीं सकते, उसको प्रॉपर स्टोर नहीं कर सकते, तो फ्लडिंग के दौरान ये पानी में मिक्स हो जाता है और सीवेज कंटामिनेशन हो जाता है. Destroy houses and crops, it is a very common consequence of the flood, so option should be all of the above. The next question, 31, tsunami could occurs due to what? So submarine earthquake, उसके वजह से भी सुनामी आती है. किसी समुंदर में अर्थक्वेक आता है, समुंदर के तल तल के नीचे, या समुंदर की जो भी डेप्थ में, किसी डीप वाटर में अगर अर्थक्वेक आता है, तो वहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है और बड़ी बड़ी लहरें उठती है. वो जब कोस्ट के ऊपर टकराती है तो सुनामी का एक रूप धारण कर लेती है, बहुत डिवास्टेटिंग वेव्स होती है वो. सो अर्थक्वेक, सबमरीन अर्थक्वेक इज वन ऑफ द रीजन फॉर सुनामी. देन नेक्स्ट वन, सबमरीन वोल्केनिक इरप्शन, ये भी एक रीजन है. अंडर सी लैंडस्लाइड, तो ये भी रीजन है. सो ऑप्शन शुड बी ऑल ऑफ द अबव. Option number D is the correct option. Then tsunami is classified as which type of disaster? Okay, so whether it is a biological, whether it is a geophysical, climatic, or chemical. So the correct option over here is it is a geophysical hazard. Okay, so एक प्रकार का geophysical hazard होता है. So option B should be the correct one. Question number 33, the downslope movement of earth, rocks, or debris under the influence of gravity is known as what? Shooting stone, लैंडस्लाइड, रॉकफॉल एंड एवलांच. ओके, सो इसका सही ऑप्शन है, सही आंसर है लैंडस्लाइड. ओके, जो भी स्लोप होता है उस स्लोप की वजह से अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी जो भी मटेरियल नीचे आते हैं, जो भी मटेरियल आता है नीचे, रॉक्स होता है, कोई डेब्रीज होता है, तो उसे हम लैंडस्लाइड बोलते हैं. ओके, तो इसके भी अलग अलग एक कारण होते हैं. लैंडस्लाइड कभी कभी बारिश के दौरान भी होती है, कभी कभी बारिश ना होते हुए भी लैंडस्लाइड होती है, अगर स्लोप ज़्यादा होता है तो. ओके, एवेलेंच क्या होता है? ये लैंडस्लाइड होता है, लेकिन ये बर्फ़ की लैंडस्लाइड होती है.
विच इज ऑकर्ड इन द हायर अल्टीट्यूड इन द हिमालयन रेंजेस। ओके, उसे एवलांच बोला जाता है। रॉकफॉल क्या होता है? ये कोई भी रॉकफॉल हो सकता है ना। अगर मैं मेरे टेरेस के ऊपर जाता हूँ, वहाँ से कोई रॉक फेंकता हूँ, तो वो भी रॉकफॉल है। सो इट इज़ मीन्स इसको हम ऐसा कंसिडर नहीं कर सकते ना कि सही आंसर है। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा एक्यूरेट आंसर शुड बी लैंडस्लाइड। ओके, ये शूटिंग स्टोन क्या होता है? किसी को मैंने पत्थर फेंक के मारा, सो इट कैन बी द शूटिंग स्टोन, और इसका और भी कोई मतलब हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे कहूँगा कि जो भी करेक्ट आंसर है, आपको मोर करेक्ट ऑप्शन जो है उसको चूज करना होता है। सो द मोर करेक्ट शुड बी लैंडस्लाइड। ओके, इफ यू आर डिसएग्री विथ मी एंड इफ यू हैव सम रेफरेंस of the correct answer, whatever you think about, so you can mention in comment section, we will think on it. Okay, then the next question, question number 34, landslide occurs because of what? Intensity of rainfall, definitely because of rainfall there is a lubrication effect happens in between different layers of soil, and there will be landslide. Then steep slope, again they are the responsible for landslide. And then deforestation and soil erosion, again that is again one of the important cause for landslide. So all of the above is the answer for this question. Question number 35, examples of human induced hazard and disaster are what? So 1984 Bhopal gas tragedy, 1997 Upar cinema fire in Delhi, then Rajdhani Express train accident in 2002. So all of the above are the accident happened by some human error. Okay, and that's why they are the human induced hazards. Okay, and disasters. Okay, so option should be all of the above. Question number 36, landslide, floods, soil erosion, and glacial warming are all effects of what? ओके, तो देखो लैंडस्लाइड बोला है, फ्लड बोला है, सॉइल इरोजन बोला है और ग्लोबल वार्मिंग बोला है। तो ये सारे किस चीज़ के एक रिपरकशंस है? तो ये रिपरकशंस है डिफॉरेस्टेशन के। ओके, बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन देर इज अ इरोजन ऑफ सॉइल, देर इज अ लैंडस्लाइड, देर इज अ फ्लड। ओके, and there is a global warming also. So deforestation should be the right answer for question number 36. Okay, then let's move ahead towards the question number 37. The disastrous tropical cyclone affect only which of the following region? Okay, सो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होते हैं वो इंटीरियर एरियाज ऑफ कॉन्टिनेंट को डेफिनेटली अफेक्ट नहीं करते। कोस्टल एरियाज होते, उसके बाद माउंटेनस एरियाज एंड डेजर्ट एरियाज। सो सही आंसर होगा यहाँ पे कोस्टल एरियाज ऑफ कॉन्टिनेंट। जो भी ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं, देखो इंडिया में जब ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं तो कहाँ पे अफेक्ट होता है उसका ज़्यादा? जो भी हमारे कोस्टल स्टेट है, गुजरात होता है, महाराष्ट्र का जो कोस्टल एरिया होता है कोकन का, उसके बाद उड़ीसा, आंध्रा, तमिलनाडु, केरला, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। सो इन एरियाज को ज़्यादा अफेक्ट करते हैं वो, ना कि मध्य प्रदेश को अफेक्ट करते, ना कि जम्मू कश्मीर हरियाणा को अफेक्ट करते, राइट? सो करेक्ट आंसर शुड बी द कोस्टल एरिया ऑफ कॉन्टिनेंट। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 38, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स डेवलप इन द regions because of which of the following? Okay, so there are four option. So it is because of the high latitude, mid latitude, along the equator, and laying between the tropic of cancer and tropic of capricorn. So what should be the correct answer over here? Question number 38, so option B, the mid latitudes is the right answer. Mid latitude क्या होता है? देखो 5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ टू 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। तो ये जो लैटिट्यूड्स होती है उसे मिड लैटिट्यूड बोला जाता है। और 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ ये जो पार्ट होता है उसे इक्वेटोरियल बेल्ट कहा जाता है। जो इक्वेटोरियल बेल्ट होता है वहाँ पे ज़्यादा साइक्लोन आपको देखने को नहीं मिलते, लेकिन जो मिड लैटिट्यूड एरिया होता है तो उस एरिया में आपको ज़्यादा ये साइक्लोन्स देखने को मिलेंगे, ट्रॉपिकल साइक्लोन आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। सो आंसर शुड बी बी। Next question over here is an atmosphere, sorry, an atmospheric circulatory movement about low pressure center is called as what? It is a cyclone, right? जो भी लो प्रेशर सेंटर होता है तो उसके वजह से जो भी एक टर्मोइल क्रिएट होता है उसे हम साइक्लोन बोलते हैं। देखो जब समुंदर की जो सतह पे पानी का टेम्परेचर होता है, जो तापमान होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। तो उसके सराउंडिंग जो भी हाई प्रेशर एरिया है वहाँ से विंड मूव होती है और ये लो प्रेशर आई ऑफ साइक्लोन जैसे हम बोलते हैं, तो उस आई की तरफ अट्रैक्ट होती है और वहाँ पे एक सर्कुलेटरी
अपवर्ड मूवमेंट ऑफ विंड चालू हो जाती है तो उसे हम साइक्लोन बोलते हैं. ओके, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 39 शुड बी ऑप्शन नंबर सी, साइक्लोन. ओके, क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन. ओके, सो इसमें से उसकी कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है ये आपको बताना है. सो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सी, दे हैव अ स्टीप प्रेशर ग्रेडियंट. ओके, उसमें जो प्रेशर वेरी होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. आई ऑफ साइक्लोन होता है वहाँ पे बहुत कम प्रेशर आपको दिखेगा और उसके सराउंडिंग रीजन में ज़्यादा प्रेशर दिखेगा, और उस प्रेशर डिफरेंस के कारण ही ये साइक्लोन फॉर्म होता है. जहाँ पे आई ऑफ साइक्लोन क्रिएट होता है उसके सराउंडिंग में ये व्हर्लिंग चालू हो जाता है, सर्कुलेटरी मूवमेंट ऑफ द विंड इन अपवर्ड डायरेक्शन, उसे हम साइक्लोन बोलते हैं. सो गाइज, इन दिस वे वी हैव डिस्कस्ड द next 20 questions from this MCQ series on disaster management. Hope you enjoy the series. If you enjoy, do share with your friend. Don't forget to like the session and do subscribe our YouTube channel so you will get the notification of upcoming video session on time. So see you guys in our next session. Thank you and have a great day.